हेलो अस्सलाम वालेकुम मेरे नीट के जांबाज सिपाहियों, कैसी जा रही है आपकी प्रिपरेशन। उम्मीद करता हूं कि बहुत तगड़ी जा रही होगी। ठीक है बेटा, तो लास्ट वीडियो में हमने वीडियोस बनाए थे मोशन इन 1D वन शॉट में। आज के इस वीडियो में हम वन शॉट में करेंगे मोशन इन 2D एंड रिलेटिव मोशन स्ट्रिक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, लाइन बाय लाइन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो मेरे जो पहले दो क्वेश्चन होंगे वो बहुत आसान रहेंगे ताकि आप थोड़ा एनकरेज हो जाओ, और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनसे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बिफोर आई डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1, आई शुड टेल यू अबाउट द इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, कि कब आप कहोगे कि दो वेक्टर्स ए एंड बी एक दूसरे के बराबर है। सही बात है। तो बेटा, अगर आपको दो वेक्टर्स को कंपेयर करना है, कब आप कह सकते हो कि वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर है? क्या आप एक वेक्टर की औकात चेक करोगे? नहीं वेक्टर की कोई औकात नहीं होती है। वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम सेम है तो हम बोलेंगे कि दो वेक्टर्स इक्वल है। इसके मैं तीन मतलब बताऊंगा, लेकिन तीन मतलब, तीनों से हम बहुत सारी फिजिक्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, तीन मतलब। नंबर 1, ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है स्टेटमेंट का ज्योमेट्रिकली। नंबर 1 ये है कि अगर आपके पास है दो वेक्टर्स, ज्योमेट्रिकली हम उनको बनाते हैं बाय मींस ऑफ एरोज। ठीक है बेटा, आप कब कहोगे ज्योमेट्रिकली वेक्टर ए इज इक्वल टू द वेक्टर बी? जब दोनों की दुम 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 टेल, जब दोनों की दुम का लेंथ सेम होगा। दोनों की दुम का लेंथ सेम होगा तो मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, और दोनों के टिप सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। जैसे यहां पर दोनों राइट वर्ड जा रहे हैं, ठीक है ना बेटा, तो इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों के टिप्स जा रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन भी सेम है। तो मैं कह सकता हूं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू द वेक्टर बी। अच्छा जी, मैथमेटिकली भी हम इस चीज को लिख सकते हैं। कैसे? वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी अगर मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, मॉड ऑफ ए होना चाहिए बराबर मॉड ऑफ बी। इस चीज का मतलब है भाई कि दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर। अब मुझे मैथमेटिकली लिखना है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो देखो, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, नो 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 नो, दैट इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। वो तो आप इंग्लिश लिख रहे हो ना बेटा, फिजिक्स की लैंग्वेज इंग्लिश थोड़ी ना है। इसीलिए अगर आपकी इंग्लिश कमजोर भी है फिर भी आपको अच्छी फिजिक्स आ सकती है, क्योंकि फिजिक्स का लैंग्वेज इंग्लिश है ही नहीं। फिजिक्स का लैंग्वेज क्या है? मैथ्स। वेरी नाइस। देखो मैं क्या मानता हूं, हाउ विल आई राइट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी मैथमेटिकली? देख मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा अपने यूनिट वेक्टर्स को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा, डायरेक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन इन वेक्टर्स इज गिवन बाय यूजिंग यूनिट वेक्टर्स। तो मैं मानता हूं इन द डायरेक्शन ऑफ ए देयर इज अ यूनिट वेक्टर ए टोपी, इन द डायरेक्शन ऑफ बी देयर इज अ यूनिट वेक्टर बी टोपी। तो व्हाट डज दिस ए टोपी रिप्रेजेंट? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। व्हाट डज दिस बी टोपी रिप्रेजेंट? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। अगर मुझे बोलना है भाई डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, तो मैं बोलूंगा भाई ए टोपी होना चाहिए बराबर बी टोपी। तो दो चीजें आ गई, वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। तो अब मैं कह सकता हूं कि वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर है। सही बात है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैं यहां पे स्टार मार्क करूंगा बेटा जी, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, कंपोनेंट फॉर्म में इस चीज का मतलब क्या है, जिस चीज पे सवाल बना है। ठीक है, कंपोनेंट फॉर्म में मैं मानूंगा मेरे पास है दो वेक्टर्स, वेक्टर ए वेक्टर बी। मैं मानता हूं कि दोनों स्पेस वेक्टर्स हैं। स्पेस वेक्टर्स मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तीन तीन होंगे। ठीक है बेटा, वेक्टर ए के तीन कंपोनेंट्स हम मानेंगे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। वेक्टर बी के तीन कंपोनेंट्स, डी आई कैप प्लस ई जे कैप प्लस एफ के कैप। अगर मैं बोल रहा हूं वेक्टर ए वेक्टर बी के बराबर है, तो क्या है? तो क्या है बेटा? इंडिविजुअली हर कोई कंपोनेंट बराबर होना चाहिए। मतलब ये कि वेक्टर ए का आई कंपोनेंट वेक्टर बी के आई कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए।
इसी तरह इसका जे कंपोनेंट इसके जे कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए, इसी तरह इसका के कंपोनेंट इसके के कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए। तो क्या मैं लिख सकता हूं A इज इक्वल टू डी? यस। क्या मैं कह सकता हूं बेटा B शुड बी इक्वल टू E? यस। क्या मैं कह सकता हूं बेटा C शुड बी इक्वल टू F? यस। दिस इज द मीनिंग ऑफ द इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। बाद में इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन हम सॉल्व कौन सा क्वेश्चन करेंगे बेटा? जो एनसीईआरटी में है। अब एनसीईआरटी भाई साहब ने हमें सवाल पूछा है 10,000 रुपए वाला, इफ वेक्टर्स A इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू दिस आर इक्वल, देन विच ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट? देखो बेटा, अगर ये इक्वल है तो मैं मान सकता हूं ना A शुड बी इक्वल टू B, तो हम लिखेंगे ये वाला ठीक है, A इज इक्वल टू B। A इज इक्वल टू C, A इज इक्वल टू C, गलत बात। J कंपोनेंट्स बराबर 6 शुड बी इक्वल टू C, 6 शुड बी इक्वल टू C, राइट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 बोथ आर राइट। तो आंसर आएगा डी पार्ट, बोथ A एंड C। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो बहुत आसान था, लेकिन हमने रिवीजन के लिए उसको ढेर सारे तरीकों से एक्सप्लेन किया। तो चलते हैं बेटा अपने स्लाइड नंबर 2 पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन बेटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आपने देखा होगा अपनी जिंदगी में, चाहे आप 11th क्लास में हो, चाहे आप 12th क्लास में हो, चाहे आप नीट में हो, है ना, फिजिक्स इज ऑल अबाउट द पार्टिकल्स, है ना। आपने देखा होगा कि पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है, कुछ पार्टिकल्स जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, कुछ पार्टिकल्स जा रहे हैं पैराबोलिक पाथ में, कुछ पार्टिकल्स जा रहे हैं सर्कुलर पाथ में, कुछ पार्टिकल जा रहे हैं सेमी सर्कुलर पाथ में, कुछ पार्टिकल जा रहे हैं हाइपरबोलिक पाथ। यार एनी डैम पाथ इज पॉसिबल, है ना। लेकिन क्या आपने कभी खुद से सवाल पूछा है मेरा बेटा कि व्हाट इज द पाथ टेकन बाय पार्टिकल? इसका फैसला कौन करता है? एक बार मैंने एक को पूछा था क्लास में, बच्चे को पूछा था कि कौन? उसने बोला सर अल्लाह करता है। वेरी नाइस, वेरी गुड आंसर। तो मैं उसको ये भी नहीं बोल पाया कि सही है, मैं उसको ये भी नहीं बोल पाया कि गलत है। अल्टीमेटली डिसाइड सब कुछ अल्लाह ही करता है, लेकिन गॉड हैज गिवन अस अ सेट ऑफ रूल्स। अगर अल्लाह को समझ में आया तो हमें भी समझ में आ सकता है, थोड़ा थोड़ा आ सकता है। तो अल्लाह ने हमें एक सेट ऑफ रूल्स दिया है कि भैया, जो न्यूटन ने डिस्कवर किए थे कि दीज आर द रूल्स अकॉर्डिंग टू विच थिंग्स कैन हैपन। ओके, तो उन्हीं रूल्स को यूज करके हमें बोलना है कि एक पार्टिकल जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा, ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा एग्जैक्टली, है ना। देख बेटा मेरा, तीन चीजें हैं। नंबर वन, पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन, जिसको हम बोलते हैं आर वेक्टर। पार्टिकल का आपको इनिशियल पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए। मतलब जब आपने पार्टिकल को देखा तब ये कहां पे था। अरे हो गया ना, मतलब लोकेशन पता होना चाहिए पार्टिकल का जब आपने इसको देखा। नंबर सेकंड, जब आपने इसको देखा इसके पास कितना इनिशियल वेलोसिटी था। जब आपने इसको देखा इसके पास कितना इनिशियल वेलोसिटी था। और नंबर थर्ड, थ्रू आउट इट्स जर्नी। ऐसा नहीं है कि इनिशियल एक्सेलरेशन, नहीं बेटा, गलत बात। इनिशियल एक्सेलरेशन नहीं, थ्रू आउट द जर्नी इसका किस पॉइंट पे कितना एक्सेलरेशन था, उसको बोलते हैं ए। तो तीन चीजें पता होनी चाहिए बेटा, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन द पार्टिकल हैज ड्यूरिंग इट्स जर्नी। अब यहां पर एक सवाल तो बनता है, आप बोलेंगे सर हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जब पार्टिकल के पास कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। सही बात है यार, अगर आपने देखा है कि पार्टिकल के पास कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो इसका मतलब यह हुआ पार्टिकल विल फॉलो अ स्ट्रेट पाथ। खत्म। तो स्ट्रेट पाथ कब पॉसिबल है? कंडीशन नंबर 1, स्ट्रेट पाथ कब पॉसिबल है? कंडीशन नंबर 1, अगर एक्सेलरेशन नहीं है, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो लिख के ले लो, स्ट्रेट पाथ होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। दूसरा, आप सवाल पूछ सकते हो सर अगर पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है, क्या उस केस में कभी स्ट्रेट लाइन पाथ हो सकता है? मैं बोलूंगा हां, क्यों नहीं हो सकता। देखो कब, अगर पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन
सेम डायरेक्शन में हुआ। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल ने दौड़ना शुरू किया उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है, मतलब पाथ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। दूसरा केस भी पॉसिबल है यार, कोई टेंशन नहीं है। अगर पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी यू है टुवर्ड्स राइट, अगर इसका एक्सेलरेशन है बैकवर्ड, एंगल बना 180 डिग्री, अब भी स्ट्रेट लाइन होगा, मगर अब रिटार्डेशन होगा। कितना इंफॉर्मेशन हम निकाल रहे, देखो छोटे से, ऐसा थोड़ी है कि मैं क्वेश्चन का आंसर बोलूंगा यार, उससे क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन का आंसर बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपके एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी है। मैं इसलिए ये क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आप क्वेश्चंस के साथ साथ जो फिजिक्स है, जितना भी मैं हो सके मैं फिजिक्स पे बात करना चाहता हूं बेटे। वो बच्चों वाले काम हमने छोड़ दिए, क्वेश्चन को सॉल्व करो, बाद में बताओ कि वो स्टार ये स्टार। अच्छा, यू ए सेम डायरेक्शन में है तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, क्या बात है। अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो भी स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, क्या बात है। मगर इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज होगा और इस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज होगा। ये फर्क है, ये बात है। अच्छा जी, दूसरा केस भी चलो बोल देते हैं, थोड़ा थोड़ा आप सीख लोगे, कोई बात नहीं। दूसरा, आप लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 90 डिग्रीज पे हुए तो सर्कुलर पाथ फॉलो होता है। ये भी एक मिसकंसेप्शन है जो मैं अक्सर बच्चों में देखता हूं। उनको लगता है कि भाई साहब अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है पार्टिकल विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ। गलत बात बेटे, गलत बात बेटे। देखो क्या है, मैं बताता हूं, देखो क्या है। अगर पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक जगह पर 90 है और थ्रू आउट द जर्नी 90 ही रहा, एक पॉइंट से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते। अगर ड्यूरिंग द होल कोर्स ऑफ द मोशन आपको लगता है द वेलोसिटी, द टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द मोशन विल बी यूनिफॉर्म सर्कुलर, यूनिफॉर्मली सर्कुलर। तो ये कंडीशन है। At one point they are perpendicular and at every other point they must be perpendicular, then the path followed will be the circular path or a semicircular path. डिपेंड करता है कि फिजिकल सिचुएशन कैसी है। थर्ड, अब आप सवाल पूछोगे सर पैराबोला कब बनेगा फिर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी लेवल पे कोई चीज इंपॉर्टेंट है ना, वो यही है कि पैराबोला कब बनता है सर। व्हाट इज द जनरल कंडीशन फॉर पार्टिकल टू फॉलो अ पैराबोलिक पाथ? तो बेटा जी देखो, इस पे अगर मुझे बात करनी है तो बेटा मुझे फिजिक्स बोलनी है ना। फिजिक्स बोलूंगा तो द मोमेंट समबडी ट्राइज टू से फिजिक्स, अब वीडियो बंद करके सो जाते हो, क्योंकि आपको तो रामलाल से प्यार है ना बेटा, आपको रामलाल चाहिए। तो इस पे मैं रामलाल नहीं ला सकता, इसमें फिजिक्स बोलना पड़ेगा भाई, थोड़ा बहुत बोलना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करोगे। बाद में हम बहुत कुछ एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं चाहता हूं कि एंटरटेनमेंट ना मिले, थोड़ा बहुत आप लोगों को जिंदगी में फिजिक्स भी मिले, थोड़ा बहुत बेटा, थोड़ा बहुत। देखो बेटा मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो। अगर आपको कभी भी ऐसा लगा पार्टिकल का वेलोसिटी जो है, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, अगर पार्टिकल के पास कोई नेट वेलोसिटी है, उस नेट वेलोसिटी का एक कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, बेटा मैंने ये नहीं बोला ना कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। आप बोल रहे हो कि सर डर लग रहा है, अरे डरो मत बेटे, डरो मत, दिमाग मेरी ओर रखो। अगर जो नेट वेलोसिटी है, नेट वेलोसिटी के पास दो कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। If one of the components is not changing with time, one of the rectangular components is not changing with time, and another component is uniformly accelerating. एक कंपोनेंट विद टाइम चेंज ही नहीं हो रहा है, दूसरा कंपोनेंट विद टाइम चेंज हो रहा है, मगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
तो इन केसेस में हमेशा पैराबोलिक पाथ बनेगा। ये एनसीईआरटी पे क्वेश्चन है बेटा, ये एनसीईआरटी पे क्वेश्चन है, फुजूल में थोड़ी ना इतना ये क्वेश्चन दिया है। देखो बेटा मैं आपको समझाता हूं, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसा करेंगे। आप मानो कि ये कोई पार्टिकल है, इसका इनिशियल वेलोसिटी है u और ये है इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन a, जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब हर जगह पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। अब आप देखो बेटा, मेरी तरफ देखो, क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं, ये जो u है क्या ये विद टाइम, ये वाला कंपोनेंट, क्या ये विद टाइम चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी, इट कैन नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी जो है ये u, ये कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन 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 अब जो इस पार्टिकल का वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, तो एक्सेलरेशन है ना, अरे है ना, अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है, अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये u चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अलोंग वाई एक्सिस एक्सेलरेशन तो है, वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब vy जो है चेंज होगा, और वो भी कैसे? विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये पार्टिकल डेफिनेटली पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगा, इसको ऑप्शन ही नहीं है इसके बगैर कोई, इट हैज टू गो इन अ पैराबोलिक पाथ। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स, और इसी को तो आपने प्रोजेक्टाइल्स में पढ़ा है, इसी को तो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, इसी को तो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। सही बात है बेटा? अच्छा जी, नाइस। अच्छा एक और चीज देखते हैं। चलो जी, चलो एनीवेज बाकी जो डिस्कशन है वो बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि बाद में इस पे और क्वेश्चंस आएंगे। आई डोंट वांट टू ड्रैग दिस मोर। तो मुझे आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। द शेप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय, तो आंसर इज एफ पार्ट, द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो बेटा आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बेटा ये क्वेश्चन को आप समझो, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज इन लाइन विद द प्रीवियस क्वेश्चन। यहां एग्जामिनर बोलता है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन। देखो जब इसे बोला पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन, मतलब ये आपको बोल रहा है कि पार्टिकल ने अपना मोशन कहां से स्टार्ट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है, क्योंकि इसके बगैर हमारे सवाल नहीं निकलेंगे। तो मैं लिखूंगा यहां पर इनिशियल पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का 0 है, क्योंकि ऑरिजिन से स्टार्ट किया। विद अ वेलोसिटी इतना, मतलब ये पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी है। तो मैं लिखूंगा बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितना, 4j। फिर देखो बेटा जी, मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, मतलब अब एग्जामिनर आपको बोल रहा है कि ये 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, ठीक है ना। विद अ, ये अंडरलाइन कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है a इज इक्वल टू 6i प्लस 4j। देखो एग्जामिनर ने यहां पर वही से बोला कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। लेकिन अगर नहीं भी होता, नहीं भी बोला होता, तो हमें पता चल जाता। क्यों? क्योंकि सिर्फ नंबर्स दिख रहे हैं ना एक्सेलरेशन इक्वेशन में। अगर एक्सेलरेशन इक्वेशन में कहीं पर टाइम होता, वेलोसिटी होता, डिस्प्लेसमेंट होता, तो मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं थी, एक्सेलरेशन वेरिएबल थी। लेकिन यहां सिर्फ नंबर्स है, तो मतलब एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट। ओके, अब हमें बोलना है टाइम आफ्टर विच वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल विल बी इतना 48 मीटर्स। देखो बेटा यहां पर जितना भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, इस इंफॉर्मेशन से एग्जामिनर आपको किसी भी डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आपको पूछ सकता था हमें भैया एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, वो आपको पूछ सकता था भैया वाई कोऑर्डिनेट बताओ, वो आपको पूछ सकता था भैया ट्रेजेक्टरी बताओ, वो आपको पूछ सकता था भैया वेलोसिटी एट एनी टाइम बताओ। कुछ भी पूछ सकता है यहां पे एग्जामिनर। जो भी एग्जामिनर पूछेगा हम इक्वेशंस या क्वेश्चंस का आंसर देंगे बाय यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन से? 3 4 जो आपको पता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। क्यों हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यहां पे यूज करेंगे बेटा? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब यहां एग्जामिनर स्पेसिफिकली मुझे किस चीज के बारे में बोल रहा है? वाई कोऑर्डिनेट के बारे में बोल रहा है। तो मैं अलोंग वाई एक्सिस ही इक्वेशन यूज करूंगा, मुझे एक्स में जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहां सिर्फ वाई एक्सिस वाला यूज करूंगा। कौन सा इक्वेशन? देखो बेटा
मैं ये वाला इक्वेशन यूज करूंगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी का स्क्वायर। मैं ये वाला इक्वेशन यूज करूंगा। अब आप बोलोगे सर हमने तो यहां y रखा होता है। बेटा जी दिस इज एक्चुअली द डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट y नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा y होता है। चेंज इन y कोऑर्डिनेट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। तो इस डेल्टा y को हम लिखेंगे y फाइनल माइनस y इनिशियल इज इक्वल टू व्हाट इज uy मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। ये देखो बेटा दिया है ना 4j, j का मतलब इट इज अलोंग y एक्सिस, तो मैं लिखूंगा uy इज 4t प्लस 1/2 ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस दैट इज 4, y एक्सिस मतलब j कैप दैट इज 4t स्क्वायर। हो गया बेटा। अब फाइनल y कोऑर्डिनेट वहीं से दिया है, कितना दिया है फाइनल y कोऑर्डिनेट 48 मीटर्स, तो हम लिखेंगे बेटा 48 माइनस initial y coordinate is 0. Why? Because the particle starts from origin. 48 minus 0 is equal to beta g 4t plus शाबाश 4/2 it is 2t square. ठीक, इसको जरा अरेंज करते हैं आराम से। it is 2t square plus 4t minus 48 equals to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया भाई साहब। ये हमारे लास्ट वीडियो में भी हुआ था, और आपको पता है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है तो जी रूट्स निकालने पड़ते हैं, और नेगेटिव वैल्यू अगर आया तो उसको किया जाता है डिस्कार्ड। वेरी नाइस। जरा इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। हम ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, टी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन निकाल के टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो आएगा बेटा जी टी स्क्वायर प्लस 2 जाएगा उधर, बनेगा यहां 2t माइनस होगा बेटा जी 24 इज इक्वल टू 0। t इक्वल टू माइनस बी 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज 4 माइनस 4 a is 1 c it is minus 24 divided by 2a that is 1। मेरे आवाज की दुनिया के दोस्तों आंसर आएगा t इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 24 माइनस माइनस होता है प्लस 4 4 होता है 16 1 4 96 डिवाइडेड बाय 2। आगे चलते हैं, मैं सारा 2 1 2 2 2 4 करके दूंगा बेटा जी, आपको तकलीफ नहीं देंगे बेटा जी। तो आएगा आंसर t इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 96 प्लस 4 100 हाई डिवाइडेड बाय 2। सही बात है बेटा। तो आंसर आएगा बेटा जी t इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 100 दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर आएगा बेटा जी t इज इक्वल टू, देखो जी -2 माइनस 10 इट इज -12/2 और -2 प्लस 10 दैट इज 8/2। इसका मतलब आंसर हुआ जी -6 और 4 सेकेंड्स। तो -6 हम लेंगे नहीं, नेगेटिव है, +4 हम लेंगे क्योंकि पॉजिटिव है। द आंसर इज 4 सेकेंड्स। ये तो हो गया बेटा y कोऑर्डिनेट। अगर एग्जामिनर ने बोला होता ऐसा जी, यार चलो हम इससे 1-2 क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, आपको फायदा होना चाहिए, हमें आपके फायदे से मतलब है, हमें क्वेश्चन से मतलब नहीं है। अगर एग्जामिनर ने ऐसे सवाल पूछा होता, फाइंड x कोऑर्डिनेट इसका बताओ एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, तो हम क्या करते? अब पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट बोलना है ना, तो हम यूज करते हैं अलोंग x एक्सिस इक्वेशन। क्या? डेल्टा x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ऑफ a एक्स टी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ मोशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ a टी स्क्वायर, मगर अलोंग x एक्सिस है। अब डेल्टा x को क्या लिखेंगे? x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज 0। वाई? क्योंकि हमारी इनिशियल वेलोसिटी का सिर्फ j कंपोनेंट है, मतलब x कंपोनेंट 0 था। प्लस करेंगे बेटा जी 1/2 ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस दैट इज 6, तो लिखेंगे 6 t स्क्वायर, t का वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया जी 4।
आंसर इज x फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल 0 है, इट इज 2 1s are 2 3s are 2s are 4 4s are 12 meters आंसर। देखो हम y कोऑर्डिनेट के साथ भी खेल सकते हैं, हम x कोऑर्डिनेट के साथ भी खेल सकते हैं, हम वेलोसिटीज के साथ भी खेल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी निकाल सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं अगर हमें पार्टिकल का क्या दिया होगा, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए भी हैं, आपकी किताबों में भी होते हैं बेटा, और हमने भी इसको कर दिया। तो चलते हैं बेटा अपने अगले सवाल पे। मैं बेटा जी इस सवाल को मैं सबसे अच्छा क्वेश्चन मानता हूं, इसलिए क्योंकि अगर आप इस सवाल को पूरा वीडियो को आप एंड तक देखोगे, इस क्वेश्चन को एटलीस्ट, तो आप बहुत सारी फिजिक्स सीखोगे। ठीक बेटा, तो दिस अ वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोला है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, आपने किसी पार्टिकल को फेंका विद अ वेलोसिटी v इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू दिस। पहले मैं ये सब लिखता हूं, इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का क्या है 3i प्लस 4j, और एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या है मेरा बेटा जी 4i माइनस 3j। आपको बोला गया है कि आप बताइए इस पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। देखो बेटा इस सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी अपने दूसरे क्वेश्चन में दे चुका हूं। अगर आपने दूसरा क्वेश्चन देखा होगा मेरा, जो दूसरे क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, वही एक्सप्लेनेशन आप यहां पर भी अप्लाई कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम और ज्यादा चीजें सीखेंगे। आप वीडियो को पूरा देखो और सीखो क्या करना होता है। देखो बेटा सबसे पहले अगर मुझे चाहिए कि पार्टिकल कौन सा ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा, आई नीड टू फाइंड द एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो अब आपको मैं सवाल पूछता हूं बेटे, हाउ डू यू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? डॉट प्रोडक्ट। तो मैं करूंगा u और a को डॉट, मैं बोलूंगा भैया u डॉट a इज इक्वल टू, करो डॉट, 4 3s are 12 माइनस 4 3s are 12। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया भाई, देखो डॉट प्रोडक्ट तो 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ बेटा जी अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, क्या मैं बोल सकता हूं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है ये एक्सेलरेशन को क्या है, परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर है बेटा, क्योंकि हमेशा दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ही 0 होता है। अब बताइए, अब अगर एंगल हमें आया बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, कितना एंगल आया बेटा 90, क्या पाथ कभी स्ट्रेट लाइन हो सकता है? द आंसर इज नो। वेरी नाइस। दूसरी स्लाइड में अगर आपने देखा होगा, वहां पर मैंने क्लियर कट बोला था कि स्ट्रेट लाइन की कंडीशंस क्या है। तो स्ट्रेट लाइन तो मेरा बेटा होगा नहीं, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। अच्छा चलो फिर से रिपीट करते हैं, स्ट्रेट लाइन होने के कंडीशंस क्या है, या तो एक्सेलरेशन होना ही नहीं चाहिए, अगर है तो इनिशियल वेलोसिटी को या तो पैरेलल होना चाहिए या तो एंटी पैरेलल होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बचा बेटा जी 90। ये देखो 90 बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि आपने जब बोला कि सर थीटा इज 90 डिग्री, अब दो पॉसिबिलिटीज अराइज हो गई ना, या तो बनेगा पैराबोला या तो बनेगा सर्कल। लेकिन आपको मैं दूसरी स्लाइड में बोल चुका हूं कि पैराबोला बनेगा या सर्कल बनेगा, इसका फैसला कौन करता है। चलो बेटा देखते हैं, देखते हैं। देखो मैं क्या करूंगा, यहां पे ध्यान से देखो बेटा, पैराबोला को चेक मारते हैं। देख अगर मैंने बनाया ये इनिशियल वेलोसिटी किसी बॉडी का, किसी बॉडी को हमने थ्रो किया हॉरिजॉन्टली विद इनिशियल वेलोसिटी u, और लेट अस सपोज ये है बॉडी का एक्सेलरेशन, तो कितना एंगल आया बेटा जी 90। जरा गौर से देखो यहां पर क्या होगा। क्या ये इनिशियल वेलोसिटी u चेंज हो सकता है विद टाइम? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इसको परपेंडिकुलर है, तो ये वाला कंपोनेंट विद टाइम चेंज नहीं होगा, तो ये क्या रहेगा बेटा कांस्टेंट। लेकिन अब जो ये पार्टिकल का वर्टिकल कंपोनेंट है उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हमने यहां पे माना है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो मतलब इस पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा कांस्टेंट। लेकिन इस पार्टिकल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो विद टाइम बढ़ेगा विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन।
यही तो है पैराबोला का कंडीशन, यही तो मैंने अपने क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को बेटा बताया था। मतलब यहां पैराबोला बनेगा। जरा कैसा पैराबोला बनेगा, देखो बेटा, अगर एक्सेलरेशन नहीं होता पार्टिकल जाता स्ट्रेट लाइन में, किस वेलोसिटी से, u से, लेकिन अब एक्सेलरेशन a डाउनवर्ड है तो मतलब ये पैराबोला बनेगा। वेरी नाइस, सो दिस इज अ पैराबोलिक पाथ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं जरा यार इसका कोई फिजिकल सिचुएशन मुझे बताओ, क्या कभी ऐसा आपने जिंदगी में देखा है? अरे यार क्यों नहीं देखा, रोज देखते हैं, रोज ही देखते हैं बेटा जी। देखो इसका मैं फिजिकल सिचुएशन भी बना सकता हूं इसी केस का, इसको मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखो बेटा, आप किसी बिल्डिंग के टॉप पे जाओ, गए, वेरी गुड, बिल्डिंग के टॉप से किसी चीज को हॉरिजॉन्टली फेंको विद व्हाट वेलोसिटी, u। जब आपने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से फेंका तो एक्सेलरेशन है ना डाउनवर्ड g, तो कौन सा पाथ फॉलो होता है बेटा जी? पैराबोलिक पाथ। रीजन वही है जो मैंने दिया। अच्छा, और देखते हैं क्या पैराबोला पॉसिबल है, और देखते हैं, और देखते हैं, और देखते हैं। ये हो गया जी आपका पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u ऊपर की ओर, ये हो गया जी पार्टिकल का एक्सेलरेशन a। व्हाट इज द इनिशियल एंगल बिटवीन u एंड a? 90। इनिशियल एंगल इज 90, बट मैं बोल रहा हूं कि जो ये एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है। ये कंडीशन जरूरी है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में भी, डायरेक्शन में भी। अच्छा बताओ बेटा, क्या ये u चेंज होगा विद टाइम? नो। क्या पार्टिकल के पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? यस। कौन सा पाथ फॉलो करेगा? पैराबोला। कैसा वाला पैराबोला? देखो, अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो पार्टिकल जाता स्ट्रेट लाइन में, अब एक्सेलरेशन है तो ये हो गया जी पैराबोला पाथ। वेरी नाइस, क्या बात, क्या बात, क्या बात। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछेंगे, अगर पार्टिकल के पास ये है इनिशियल वेलोसिटी u, ये है पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन a, मगर ये a क्या है भैया? कांस्टेंट। ये बहुत जरूरी कंडीशन है, एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये u विद टाइम चेंज होगा? द आंसर इज नो। अच्छा, क्या पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है कांस्टेंट? द आंसर इज यस। पार्टिकल कैसा पैराबोला पाथ फॉलो करेगा? आप बोलोगे सर अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो ये पाथ होता, अब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो ये पैराबोला हो गया जी। क्या बात है। अच्छा, एक और चीज, एक और चीज, देखो बेटा, देखो बेटा, अगर ये हो गया हमारा पार्टिकल का वेलोसिटी v, ये हो गया पार्टिकल का एक्सेलरेशन a, ये थोड़ा अलग है। यहां एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 90 नहीं है, क्योंकि जितने भी केसेस मैंने कराए ना, शायद आपके दिमाग में यह रहेगा कि पैराबोला सिर्फ तब पॉसिबल है जब इनिशियल एंगल 90 होगा, लेकिन वो भी जनरल नहीं है यार। ये वाला दिमाग इधर रखो मेरी ओर। देखो जी, ये पार्टिकल का क्या है? वेलोसिटी। ये पार्टिकल का क्या है? एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया। यहां पे कौन सा पाथ फॉलो होगा? एंगल तो 90 नहीं है, यहां पे कौन सा पाथ फॉलो होगा? द आंसर इज, देखो मैं क्या करूंगा, मैं इस वेलोसिटी के करूंगा दो कंपोनेंट। एक होगा हॉरिजॉन्टल, उसको लिखेंगे vx, एक होगा वर्टिकल, उसको लिखेंगे vy। ये हो गया जी v खत्म। इस v के दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, क्या ये vx चेंज हो सकता है? नहीं। क्यों? ये वाला कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं चेंज हो सकता। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन उसको परपेंडिकुलर है। तो एक कंपोनेंट कांस्टेंट है, मगर दूसरा कंपोनेंट जो है vy, उसको एक्सेलरेशन, जो दूसरा कंपोनेंट है vy, उसको एक्सेलरेशन अपोजिट है, मतलब वो विद टाइम कम होगा। अपोजिट है ना एक्सेलरेशन, तो ये वाला विद टाइम कम होगा, मगर एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दिस इज द कंडीशन फॉर मेकिंग अ पैराबोला। तो यहां पर भी जो आपका पाथ होगा बेटा जी, वो पैराबोला होगा। कैसे? देखो जी, अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो ऐसे जाता, अब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो ये हो गया आपका पैराबोला, ऐसा वाला पैराबोलिक पाथ। अच्छा, आप बोलोगे सर इसका कोई फिजिकल सिचुएशन बना के दो। देखो बेटा, फिजिकल सिचुएशन, इससे आपको शायद समझ में आए। ये देखो बेटा जी, ये हो गया ग्राउंड, ग्राउंड से आपने फेंका बम, बम का वेलोसिटी रखा u,
ये हो गया जी एक्सेलरेशन, द मोमेंट यू थ्रो इट इट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। ये हो गया जी एक्सेलरेशन जी। ये और ये सेम ही तो है, एंगल तो ऑब्ट्यूज बना। अब इसके दो कंपोनेंट, एक यहां से एक यहां से, ये वाला विद टाइम चेंज नहीं होगा, ये वाला विद टाइम चेंज होगा एट ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसीलिए पाथ पैराबोलिक होगा। फिर से तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए जहां मैं बोल रहा हूं कि भाई अगर आपको जिंदगी में कभी भी ऐसा लगा कि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट विद टाइम चेंज नहीं हो रहा है और दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट, विद टाइम चेंज हो रहा है एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो पाथ हमेशा पैराबोलिक होगा। तो आप याद भी रख सकते हो, ये सारी चीजों को आप प्रैक्टिस करके दिमाग में रख सकते हो। तो हो गया जी बेटा पैराबोलिक पाथ, यहां पॉसिबिलिटी है। अब देखो हमारा क्वेश्चन, देखो बेटा अब यही सारी नॉलेज हम अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। इसमें वेलोसिटी कितना दिया है बेटा 3i + 4j, और इसमें एक्सेलरेशन कितना दिया है बेटा 4i - 3j। तो मतलब मैंने अभी आपको समझाया कि इनको जब मैंने डॉट प्रोडक्ट किया था तो हमें मिला था u.a = 0। अब मैं इसको बनाना चाहता हूं, एक बार मैं बनाना चाहता हूं। जरा इनिशियल वेलोसिटी बनाओ। देखो बेटा इनिशियल वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट i और j, तो मतलब ये हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी। इसी के तो दो कंपोनेंट होंगे i और j। ये हो गया अपना एक्सेलरेशन, जिसके क्या कंपोनेंट्स है बेटा 4i - 3j, 4i - 3j, माइनस मतलब डाउनवर्ड, 4i - 3j। तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, क्योंकि इसी के तो दो कंपोनेंट होंगे i और -j। इन दो के बीच में एंगल कितना है बेटा जी 90। क्यों 90 है? क्योंकि मैंने प्रूव किया था डॉट प्रोडक्ट 0 है। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है, वाह वाह। एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी को परपेंडिकुलर भी है, वाह वाह। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी है, वाह वाह। और क्या चाहिए जिंदगी में? इसका मतलब पाथ पैराबोलिक होगा। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग द पाथ इज अ पैराबोला। सही बात है। और फिजिक्स सीखेंगे यार, और फिजिक्स सीखेंगे। अब आप बोलोगे सर जरा सर्कल भी बना के दो, क्योंकि अगर हमने क्वेश्चन पूछा है एनसीईआरटी ने, मैंने आपको पहले भी बोला था बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन। द एग्जामिनर वांट्स, he doesn't want an answer from you, he wants to teach you some lessons of life, so we are extracting maximum possible physics out of it। देखो स्ट्रेट लाइन को मैंने एक्सप्लेन किया, पैराबोला को मैंने एक्सप्लेन किया, अब मैं थोड़ा सर्कल पे भी आता हूं कि कब सर्कल पॉसिबल है। देखो बेटा मैं क्या करूंगा, मैं पार्टिकल का खुद ही क्वेश्चन बनाता हूं, छोड़ो एनसीईआरटी को छोड़ो, मैं खुद क्वेश्चन बनाता हूं। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v = मानते हैं 4 sin 2t i कैप प्लस 4 cos 2t j कैप। ये क्वेश्चन है, पार्टिकल का वेलोसिटी है 4 sin 2t i कैप प्लस 4 cos 2t j कैप। आपको बोला है भाई साहब बताइए पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो करेगा। दो तरह से हम इसको कर सकते हैं। आई विल गो द इजी वे। अच्छा देख मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा बेटा जी मैंने आपको पहले भी बोला था कि एंगल बताओ बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन। लेकिन यहां मसला यह है बेटा एक्सेलरेशन दिया ही नहीं है, एक्सेलरेशन दिया ही नहीं है। दिया क्या है? वेलोसिटी। तो क्या हम वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? यस, बिकॉज वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वी कैन डिफरेंशिएट द वेलोसिटी फंक्शन एंड गेट द एक्सेलरेशन। तो मैं लिखूंगा बेटा जी एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू, करो डिफरेंशिएशन इसको, 4 का हो गया 4 sin 2t का हो गया बेटे cos 2t i कैप, 2t का इंटरनल डिफरेंशिएशन हो गया बेटा 2, इंटरनल पता है, बहुत बढ़िया, प्लस करेंगे 4, वेरी नाइस, cos 2t का डिफरेंशिएशन आएगा जी माइनस sin 2t, बहुत बढ़िया, फिर लिखेंगे j, 2t का इंटरनल डिफरेंशिएशन हो गया बेटा जी 2। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या आया 4 2 8 cos 2t i कैप माइनस 8 sin 2t j कैप। यह है आपके पार्टिकल का एक्सेलरेशन। इसको मैं मानता हूं इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं मानता हूं बेटा जी इक्वेशन नंबर 1।
ये देखो, इक्वेशन फर्स्ट वेलोसिटी है, इक्वेशन सेकंड एक्सेलरेशन है। जरा एंगल चेक करते हैं। अब एंगल चेक करते हैं बेटा। क्या करोगे? डॉट करोगे। हम करेंगे फिर से एक्सेलरेशन को डॉट करेंगे वेलोसिटी के साथ। जरा बोलो एंगल क्या आएगा? देखो बेटा, आई को आई के साथ मल्टीपल, जे को जे के साथ मल्टीपल, क्योंकि डॉट करना है। सही बात है। 8 4 जा हो गया जी 32, फिर साइन 2t कॉस 2t, कॉस 2t साइन 2t, फिर शाबाश -8 इंटू 4 इट इज -32, फिर साइन 2t कॉस 2t, साइन 2t कॉस 2t। अच्छा, तो हमें तो मिला a डॉट v इज इक्वल टू, ध्यान से देखो बेटा, a डॉट v इज इक्वल टू 32 साइन 2t कॉस 2t -32 साइन 2t कॉस 2t। ये सारा हो गया जी कैंसल। आंसर मिला 0। आंसर मिला 0। देखो, जो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा था उसमें भी a डॉट v 0 मिला था, मगर मैंने बाद में बोला पाथ पैराबोला है। लेकिन जो मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया इसमें भी a डॉट v 0 आया, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अब पाथ सर्कुलर है, अब पैराबोला नहीं है। बताओ बेटा जी क्यों? बताओ बेटा जी क्यों? शाबाश, मैं आपको देता हूं 10 सेकेंड। मुझे आप बताओ कि उसमें भी डॉट प्रोडक्ट 0 था लेकिन वहां पाथ पैराबोला था, इसमें भी डॉट प्रोडक्ट 0 है लेकिन यहां पाथ सर्कुलर है। बोलो बेटा क्यों? अच्छा, सोचो सोचो। अच्छा चलो, अगर आपने सोचा बहुत अच्छी बात है, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं। अगर आपने नहीं सोचा तो मैं बताता हूं कि क्या मसला है। देख बेटा, पिछले वाले क्वेश्चन में एंगल 90 था, पिछले वाले क्वेश्चन में एंगल 90 था मगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, जो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि भाई एंगल कुछ भी हो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए था। लेकिन क्या हमारे इस केस में एंगल 90 है क्या मगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां भाई इक्वेशन चीख चीख के बोल रही है एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक्सेलरेशन यहां कांस्टेंट नहीं है, यहां वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है विद टाइम, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है विद टाइम। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो बेटा, वेलोसिटी भी विद टाइम चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन भी विद टाइम चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 है, हमेशा 0 है। इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा परपेंडिकुलर है। पिछले वाले क्वेश्चन में वो सिर्फ इनिशियली परपेंडिकुलर थे, बाद में नहीं रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा वेलोसिटी वेरीज विद टाइम, एक्सेलरेशन वेरीज विद टाइम, बट देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0 एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इट इज ऑलवेज 0। दैट मींस द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। एंड बेटा जी, बेटा जी, बेटा जी, इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, बताओ कहां पर? देखो, सर्कल में तो यही होता है। पार्टिकल का ये हो गया वेलोसिटी, पार्टिकल का ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है। यहाँ पे पार्टिकल आया, ये आ गया जी आपका वेलोसिटी, ये आ गया जी आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है। ये हो गया जी आपका वेलोसिटी, ये हो गया जी आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है। ये हो गया जी आपका वेलोसिटी, ये हो गया जी आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है। सर्कुलर मोशन में तो यही होता है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। That means the dot product will be always 0 and independent of time। जो मुझे मिला, तो मैंने इस क्वेश्चन से बेटा जितना भी हुआ, जितना भी पॉसिबल हुआ उतना फिजिक्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की ताकि आपको मिले फायदा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा क्वेश्चन। जैसे मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सट्रैक्ट किए, इस क्वेश्चन से भी मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सट्रैक्ट करने वाला हूं ताकि आपका रिवीजन जल्दी से हो। मेरी ओर देखेंगे बेटा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर मैंने एक बॉडी को, किसी भी चीज को ग्राउंड से फेंका ऊपर की ओर विद अ वेलोसिटी 10J, विद अ वेलोसिटी 10J मीटर पर सेकेंड ऑब्वियसली, तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि जब आप ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, फिर ये वापस इसी पॉइंट पे आएगा, जब ये वापस इसी पॉइंट पे आएगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? आपको पता होना चाहिए बेटा
कि वापस जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर पहले 10J था, फिर -10J होगा, एज्यूमिंग देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, जो हमारे क्वेश्चन में मेंशन्ड है। ठीक बेटा जी, इसका मतलब यह हुआ कि जिस वेलोसिटी से हम किसी चीज को फेंकेंगे ऊपर की ओर, जब हम इसको वापस पकड़ेंगे ना, ये उसी वेलोसिटी से हमें हिट करेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। जितना वेलोसिटी आप इसको दोगे, जब रिसीव करोगे तो उतना ही वेलोसिटी मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इन मोशन अंडर ग्रेविटी द y component of the velocity gets reversed. The y component of the velocity gets reversed when you receive the projectile back. अच्छा, इसी चीज को हम यहां अप्लाई करेंगे। देखो बेटा यहां पर क्या मसला है। A projectile is projected with initial velocity इतना, तो प्रोजेक्टाइल को आपने लॉन्च किया विद एन इनिशियल वेलोसिटी 10I plus 20J, सही बात है, फ्रॉम ग्राउंड। द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो ये क्वेश्चन है। देखो बेटा जी, इस पॉइंट पे आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विद सम इनिशियल वेलोसिटी, इसने फॉलो किया पैराबोलिक पाथ। तो इस पॉइंट पे, इसको मैं बोलता हूं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन P, इसको मैं बोलूंगा लैंडिंग पॉइंट L। तो ये आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये आपके प्रोजेक्टाइल का लैंडिंग पॉइंट है। ठीक, हमें बोलना है कि लैंडिंग पॉइंट को हिट करने से पहले जस्ट इस पार्टिकल के पास कितना वेलोसिटी था। देख बेटा, मैं मानूंगा कि इस पार्टिकल के पास दो कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी थे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, एक वर्टिकल कंपोनेंट था। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा आपको पता होना चाहिए बेटा। whenever there is projectile motion, the horizontal component of the velocity does not change. Why? Because there is no horizontal acceleration. तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था 10I, फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कितना होगा 10I। मतलब हॉरिजॉन्टली ना मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना डायरेक्शन चेंज होता है, इसलिए पहले भी 10I, अभी भी 10I। मगर वर्टिकली मैंने आपको अभी बोला था बेटा, वर्टिकली क्या होता है, वर्टिकली वेलोसिटी रिवर्स हो जाता है। तो अगर पहले 20J था, रिसीव करते टाइम इसका -20J होगा। तो टोटल वेलोसिटी क्या बना, टोटल वेलोसिटी बना V इज इक्वल टू 10I माइनस 20J। दिस इज आवर आंसर। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ छेड़ना नहीं है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ छेड़ना नहीं है, वर्टिकल कंपोनेंट को उल्टा करना है। दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। लेकिन जो हमारे आंसर से आप देखो कौन सा है, 10I माइनस 20J, कौन सा ऑप्शन है, सी पार्ट, 10I माइनस 20J। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन हम यहां रुकेंगे नहीं, हम इसी क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। देखो बेटा, फिर से मैं लिखूंगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, शाबाश, 10I प्लस 20J, ये गिवन है। पहला क्वेश्चन जो आपसे मैं पूछूंगा, आप खुद, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, थीटा, मतलब मैं लिखूंगा इधर थीटा P। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, मतलब जब आपने इसको प्रोजेक्ट किया था किस एंगल पे किया था। देख बेटा, फिर से सिचुएशन यहां पे बनाएंगे हम। ये हो गया हमारा पैराबोला, ये हो गया जी आपका वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, क्या क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है बेटा 10I, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है बेटा जी 20J। ये हो गया जी आपका टोटल वेलोसिटी। ये होता है ना एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। तो दिमाग में रखो बेटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम इनिशियल वेलोसिटी से निकाल सकते हैं। कैसे, मैं सीधा लिखूंगा, tan of angle of projection is equal to, tan of angle of projection is equal to vertical component divided by horizontal component, magnitude। अब vertical component कितना 20, horizontal component कितना 10, तो 0 0 हुआ कैंसिल। इसका मतलब tan theta P is equal to 2, इसका मतलब angle of projection is tan inverse of 2, आंसर।
तो याद क्या रखोगे बेटा, इनिशियल वेलोसिटी से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाला जा सकता है। कैसे? tan थीटा p इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। दैट्स इट, हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे क्या पूछ सकता हूं? दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूं जो आपकी किताबों में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 2, मुझे पार्टिकल का ux बताओ, ux इनिशियल x कंपोनेंट दैट इज 10 एंड uy भी बताओ जरा, uy इज 20। अब सवाल है टाइम ऑफ फ्लाइट बोलो। टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन क्या होता है? ट्वाइस uy बाई g, इनिशियल वेलोसिटी से ही निकलता है सब। तो द आंसर इज ट्वाइस, व्हाट इज uy? 20 डिवाइडेड बाय हाउ मच इज g? 10। ये कैंसल, इट इज 4 सेकेंड्स। ये हो गया अपना टाइम ऑफ फ्लाइट। अगला सवाल भी पूछेंगे, कोई बात नहीं। अगला सवाल पूछेंगे बेटा जी, पार्टिकल का बोलो मैक्सिमम हाइट कितना है? व्हाट इज द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम हाइट? uy स्क्वायर बाय 2g। इसका मतलब व्हाट इज uy? 20 j कैप लिखेंगे, 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20, 20 ये हो गया कैंसिल, इट इज 20 मीटर्स। ये हो गया जी मैक्सिमम हाइट। उसके बाद एक और सवाल पूछ सकते हैं बेटा जी, रेंज भी बोलो। अब इतना बोला है तो रेंज भी बोलो भाई, अब इतना बोला तो रेंज भी बोलो भाई। अगला क्वेश्चन, रेंज किसके बराबर होता है? ट्वाइस ux uy डिवाइडेड बाई g। तो रेंज आएगा मेरे बेटा बराबर ट्वाइस, व्हाट इज ux? 10, व्हाट इज uy? 20 डिवाइडेड बाई g को मानेंगे 10, 10 हो गया कैंसिल, तो इट इज 40 मीटर्स। देखो जी, हमने निकाला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी, हमने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट भी, हमने निकाला मैक्सिमम हाइट भी, हमने निकाला रेंज भी। एक और सवाल यार, आप बोलो क्या निकालना है? सब निकल सकता है। एक और सवाल, u क्या है? शाबाश, u क्या है बेटा? 10i प्लस 20j। अब मेरा सवाल है आप लोगों से, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी बताओ। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी बताओ जरा मुझे बताइए बेटा, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर दिस प्रोजेक्टाइल? आपको याद होना चाहिए, इट इज y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2ux स्क्वायर। यहां पर असल में होता है 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज ux स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए पहले, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, मैं डेरिवेशन तो दे नहीं सकता है ना, हम वन शॉट में खेल रहे हैं बेटा। तो y इज इक्वल टू x, tan थीटा हमने निकाला था 2, अगर आपको याद होगा पहले tan थीटा ही निकाला था, माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2, व्हाट इज ux? 10 आएगा, 10 का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। फिर इसका 1 का 2, 2 का 4 आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो ये हो गया जी आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो मुझे लगता है कि सारा प्रोजेक्टाइल हमने किया। अभी रुको, अभी और भी है, अभी रुको, और भी देखते हैं कि क्या क्या निकल सकता है जो आपको एग्जामिनर पूछेगा। आपको एग्जामिनर यार इस पे बहुत कुछ पूछ सकता है, मैं सारा निकाल करके दूंगा कि क्या क्या पूछ सकते हैं। देखो एक और क्वेश्चन आपको बोला गया है, क्वेश्चन फाइंड डेल्टा वी। व्हाट इज डेल्टा वी? चेंज इन वेलोसिटी, कहां से कहां तक? फ्रॉम POP पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू HP हाईएस्ट पॉइंट। यह भी सवाल है कि जब पार्टिकल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से गया, किधर गया? हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये गया, तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? तो अब यहां इनिशियल पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। फाइनल पॉइंट क्या है? हाईएस्ट पॉइंट। तो मैं लिख सकता हूं ना ऐसे बेटा, चेंज इन वेलोसिटी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट माइनस वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है ना? मगर मैं ख्याल रखो बेटा, मैं वेक्टर्स यूज कर रहा हूं,
क्योंकि जब भी मुझे चेंज इन वेलोसिटी निकालना होगा, चेंज जब भी आप निकालोगे, वेक्टर चेंज जब भी आप निकालोगे बेटा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन यूज करोगे, तो मुझे वेक्टर सब्ट्रैक्शन ही यूज करना है। तो मैं लिख सकता हूं ना बेटा, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। व्हाट इज द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर बच्चों को यह मिसकंसेप्शन, छोटा सा मिसकंसेप्शन होता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होता है। नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, वो हो गया वर्टिकल मोशन में। खाली वर्टिकल मोशन में हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होता है, लेकिन ये ओब्लीक प्रोजेक्शन है। यहां हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे टोटल वेलोसिटी इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ओनली। हाईएस्ट पॉइंट पे याद रखो, हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल का जो टोटल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओनली। दैट मींस द वर्टिकल कंपोनेंट इज 0। अच्छा जी, अब आप मुझे बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे कितना वेलोसिटी होगा? आप बोलोगे सर आप ही ने तो बोला हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है, मतलब जितना पहले थी उतनी ही बाद में भी होगी। तो पहले कितनी थी भाई? 10I, तो यहां पर भी होगा 10I। तो व्हाट इज द वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट? 10I माइनस व्हाट इज द वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन? व्हाट इज द वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे कितनी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी। वो कितनी है बेटा? 10I प्लस 20J। तो लिखेंगे 10I प्लस 20J। ख्याल रखना। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया बेटा? इस सवाल को प्लीज दिमाग में रखो, मैं खतरनाक चीजें बोलूंगा इसमें। डेल्टा V इज इक्वल टू चेंज वेलोसिटी इज इक्वल टू 10I माइनस 10I 0 माइनस इंटू प्लस, इट इज माइनस 20J। ये देखो बेटा, मतलब जब पार्टिकल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कहां गया है? हाईएस्ट पॉइंट पे, तो कितना वेलोसिटी चेंज हुआ है? माइनस 20J। अच्छा मुझे आप बताओ कि ये माइनस J का मतलब क्या है? इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी जो है, ओ भाई वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी नहीं, दिमाग में ले लो चीजें, बाद में कमेंट करते हो, दिमाग में चीजें ले लो। मैं चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहा हूं यार। तो चेंज इन वेलोसिटी मुझे कितना मिला? माइनस 20J। मुझे बताओ माइनस J क्यों निकला? वाई द चेंज इन वेलोसिटी इज माइनस J? Why not plus J? Why not plus I? Why not minus I? Why not plus K? Why not minus K? This is a question. मुझे चेंज इन वेलोसिटी क्यों माइनस J मिला? सोचो। अच्छा माइनस J का मतलब क्या होता है? डाउनवर्ड्स। मतलब चेंज इन वेलोसिटी इज डाउनवर्ड्स। अच्छा व्हाई चेंज इन वेलोसिटी इज डाउनवर्ड्स? बिकॉज एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड्स। आपने ये इक्वेशन तो देखा होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा टी। ये इक्वेशन क्या बोलती है जरा बताओ? ये इक्वेशन बोलती है कि एक्सेलरेशन हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मतलब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी भी होना चाहिए। तो बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होता है। अगर एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होगा तो चेंज इन वेलोसिटी भी हमेशा डाउनवर्ड होना चाहिए, इसलिए माइनस J आया। दैट इज द फिजिक्स यू कैन एसोसिएट टू द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन से मैंने बहुत सारी चीजें निकाली बेटा। तो अब आपको होमवर्क भी देना चाहता हूं मैं। अब आप खुद करो, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द लैंडिंग पॉइंट। चेंज इन वेलोसिटी मुझे निकाल के दो, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लैंडिंग पॉइंट तक कितना होगा। मैंने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट तक खुद किया, अब आप पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लैंडिंग पॉइंट तक चेंज इन वेलोसिटी निकाल के दोगे। तो चलते हैं बेटा अपने अगले सवाल। इस क्वेश्चन में बेटा बोला गया है कि पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 37 विद द हॉरिजॉन्टल। देखो इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना बेटा? 37 डिग्री। आपको बोलना है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी व्हेन द बॉल इज एट हाईएस्ट पॉइंट। ये मैंने अभी सवाल आपको दिखाया था, अब आप इसको खुद करोगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये कंपोनेंट फॉर्म में इनिशियल वेलोसिटी दूंगा, ठीक है? तो ऐसे इजी होता है। देखो बेटा, अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखूं
तो वो आएगा 10 cos 37। अगर मैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखूं तो वो आएगा बेटा 10 sin 37। तो मैं लिख सकता हूं इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, शाबाश, 10 cos 37, हॉरिजॉन्टल है तो आई टोपी पहनाओ, प्लस वर्टिकल कंपोनेंट है 10 sin 37, वर्टिकल कंपोनेंट है तो जे टोपी पहनाओ। यह है इसका हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी। अब इस पे मसला है 37 एंगल्स को कैसे किया जाए, ठीक है ना बेटा। इसके लिए आपको वो ट्रायंगल आता है, हाँ वेरी गुड, जिसको बोलते हैं 3-4-5 ट्रायंगल, 3-4-5 ट्रायंगल। कुछ लोगों ने इसको भी नाम रखा है स्टार ट्रायंगल। कोई बात नहीं, ये देख बेटा, ये एंगल आएगा बेटा 5-3, ये याद रखो 5 और 3 के बीच में होता है 53 डिग्रीज। अगर ये 53 हो गया तो ये हो गया 37, ये आपको आता होगा, मुझे उम्मीद है ऐसा, बिकॉज यू आर गुड स्टूडेंट्स। अब cos 37 इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो मतलब आप लिख सकते हो cos 37 के बदले 4/5, वेरी नाइस। sin 37 के हिसाब से आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इट इज 3/5, ठीक। अब आपको यहां पे cos 37 sin 37 का वैल्यूज डालना है, आपको इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगा। लेकिन सवाल थोड़ी ना इनिशियल वेलोसिटी निकालो, सवाल है चेंज इन वेलोसिटी निकालो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द हाईएस्ट पॉइंट। ये हमने प्रीवियस स्लाइड में किया है, उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, फिर उस क्वेश्चन को अप्रोच करो। तो बेटा आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगेन दिस इज अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन आस्क्ड इन एनसीईआरटी। इसको भी जब आप सीखोगे बेटा, बहुत सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। देख बेटा मेरा, डरने का नहीं। सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज 20 मीटर्स। जो छत है ना, छत, किसी हॉल का छत कितना हाई है, 20 मीटर्स। ओके, आपने एक बॉल को फेंका विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर्स पर सेकेंड, very nice, so that it can go to a maximum possible horizontal range without hitting the ceiling. This is very important. आपने एक बॉडी को लॉन्च किया 40 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, लेकिन वो सीलिंग को हिट नहीं कर रहा है। सीलिंग कितने हाइट पे है बेटा, 20 मीटर। इसका मतलब एग्जामिनर आपको बोल रहा है कि आपके प्रोजेक्टाइल का जो हाइट है वो 20 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 20 मीटर से ज्यादा होगा तो सीलिंग को हिट करेगा। Examiner doesn't want us to hit the ceiling. He wants us to go without hitting the ceiling. Okay? तो हमें बोलना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है। ध्यान से देखो, एक बॉडी को हमने लॉन्च किया विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, एंड इट कैन गो टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 20 मीटर्स ओनली। तो आपको बोलना है, अगर आप चाहते हो कि इस प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम पॉसिबल रेंज हो, ये थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए। मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज, टू हैव द मैक्सिमम पॉसिबल हॉरिजॉन्टल रेंज, हाउ मच शुड बी थीटा बट विदाउट हिटिंग द सीलिंग। तो यहां मैं देखता हूं कि जब जब ये क्वेश्चन मैंने अपने स्टूडेंट्स को पूछा पेपर में, 99% लोगों ने इसका आंसर 45 डिग्री लिखा, जो कि गलत है। और एग्जामिनर चाहता है कि आप गलत करो, और एग्जामिनेशन सेंटर के बाद, एग्जाम देने के बाद आप जाओ, ममा मेरे 720 45 में से 45 क्वेश्चन ठीक हो गए। लेकिन फिर जब आप आंसर की में देखते हो 45 नहीं है, फिर आप बोलते हो हाँ ये क्या हो गया। इसलिए बेटा जी इसको देखेंगे, बाद में बोलूंगा 45 क्यों नहीं है, हम पहले क्वेश्चन के हिसाब से जाएंगे। देखो बेटा, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल हाइट आवर प्रोजेक्टाइल कैन हैव, 20 मीटर्स। तो मैं मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन यूज करूंगा। मैक्सिमम हाइट किसके बराबर होता है बेटा, uy स्क्वायर बाय 2g, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, ये आपको पता होगा। मैक्सिमम हाइट इज गिवन 20, तो हम लिखेंगे 20 इज इक्वल टू uy स्क्वायर बाय 20, 20 into 20 is 20 का स्क्वायर। इसका मतलब uy स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ बेटा uy होना चाहिए 20 मीटर्स पर सेकेंड, ये है। So if you want to have a maximum height of 20 meters, आपका जो initial velocity along y axis है वो कितना होना चाहिए, 20 meters per second। अब देख बेटा, इधर पे फोकस कर, इधर पे
अगर आपको याद होगा, मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व किया था मैंने आपको बोला था कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम इनिशियल वेलोसिटी से ही निकाल सकते हैं, मगर कम से कम हमें दो कंपोनेंट्स पता होने चाहिए या एक कंपोनेंट और टोटल वेलोसिटी पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम फोकस करेंगे, हमें ये थीटा चाहिए ना, ये थीटा। देखो मैं क्या करूंगा, अगर ये 20 है तो मैं ये 20 बनाऊंगा यहां पे, ताकि राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट हो। अरे भाई इफ दिस इज 20 दिस इज 20, इसमें क्या बुरी बात है, ट्रायंगल ही तो बना रहा हूं। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मुझे ये थीटा चाहिए, मुझे परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेन्यूज भी पता है, तो मैं लिखूंगा साइन थीटा। क्या बड़ी बात है यार, साइन थीटा इज इक्वल टू, बोलो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इट इज 20/40, मतलब इट इज 1/2। तो साइन थीटा अगर 1/2 है तो मतलब थीटा होना चाहिए 30 डिग्रीज। देखो 45 नहीं आया, थीटा होना चाहिए आपका 30 डिग्रीज। द आंसर इज 30 डिग्रीज। अब आप खुद से सवाल पूछोगे कि सर हमें तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना था ना, हमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज पढ़ाया गया है, हमें याद है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज तब होता है जब एंगल 45 डिग्रीज होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब एंगल 45 डिग्रीज होता है तब हाइट क्या होता है वो भी तो देखो। यहां एग्जामिनर ने आप पे लिमिटेशन लगाया, हथकड़ी लगाई कि भैया ऐसे लॉन्च करो, मैक्सिमम हाइट 20 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहां गड़बड़ हो गया। अच्छा हम देखेंगे अगर हम 45 पे लॉन्च करते तो क्या गड़बड़ होता, देखते हैं देखते हैं। देखो 45 पे अगर मैं लॉन्च करता तो क्या गड़बड़ होता, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक सेकेंड। देखो बेटा, अगर मैं 45 पे लॉन्च करता तो क्या गड़बड़ होता। देखो बेटा क्या गड़बड़ होता, एच मैक्स कितना आता, एच मैक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद करो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। एच मैक्स आता, u इज 40 गिवन, तो लिखेंगे 40 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर थीटा। अगर थीटा होता 45 तो यहां आता साइन 45, दैट इज 1/2, साइन स्क्वायर 45 1/2, तो आता 1/2 डिवाइडेड बाई 2g। सही बात है। अब हो गया 2 2 जा 4, 4 इंटू जी हो गया 40, 40 और स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो आपका मैक्सिमम हाइट कितना आता बेटा जी, 40 मीटर्स। ये गड़बड़ था। तो अगर आपने इस प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया होता एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, आपका रेंज अपने हिसाब से मैक्सिमम होता, लेकिन हाइट कितना होता बेटा, 40 मीटर्स। मगर 40 मीटर्स इज नॉट द अलाउड हाइट, we are allowed to go only to a maximum height of 20 meters. That is why we cannot launch the projectile at an angle of 45 degree. We have to launch it at an angle of 30 degree. So I suggest you to please watch this question and solve it एक दो बार, ताकि आपको ये दिमाग में रहे कि ऐसी चीजें भी एग्जाम में पूछी जाती है। इन सवालों को हम बोलते हैं सरफराज वाले सवाल, क्योंकि ये अक्सर धोखा देते हैं। तो चलते हैं बेटा अगले सवाल पे। बेटा अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको अक्सर आपको याद रखने के लिए बोला जाता है। आई अप्रिशिएट दैट, लास्ट में अगर आप याद भी रखोगे कोई बात नहीं, यू कैन रिमेंबर द रिजल्ट। लेकिन बेटा मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का मकसद क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, हमारे रिवीजन करने का मकसद, क्वेश्चन सॉल्व करने का मकसद है कि हमें फिजिक्स रिवाइज हो, ओवरऑल टेक्निक्स रिवाइज हो। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन का एक डिटेल्ड आपको सॉल्यूशन देना चाहता हूं बेटा। क्वेश्चन देखो क्या है, इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन कंसिडरिंग द एयर रेजिस्टेंस। कंसिडरिंग द एयर रेजिस्टेंस मतलब यह है कि भैया अब आप एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, अब आपको एयर रेजिस्टेंस को अपनी इक्वेशंस में लाना पड़ेगा, ठीक है ना। टाइम ऑफ अपवर्ड्स, जिसको हम टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, एंड डाउनवर्ड्स आर T1 एंड T2। हम मानेंगे कि टाइम ऑफ राइज TR है, 1 और 2 कंफ्यूज करेगा, बाद में 1 2 में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। हम टाइम ऑफ राइज को मानेंगे TR, टाइम ऑफ फॉल को मानेंगे TF। तो ये बोलता है कि अगर आप एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर करोगे, क्या फिर भी
टाइम ऑफ राइज इक्वल टू टाइम ऑफ फॉल होगा? अगर हां तो फिर ये ऑप्शन है, अगर ना तो फिर क्या ऑप्शन है? तो बेटा जी देखो, मैं कोई कहानी नहीं बोलूंगा, मैं थोड़ा इसको मैथमेटिकली करूंगा ताकि आपको फिजिक्स समझ में आए। बाद में मैं थोड़ी कहानी भी बताऊंगा, वो कहानी आप दिमाग में रख सकते हो। ठीक है बेटा, देखो हम पहले अपवर्ड मोशन करेंगे, ध्यान से देखो, और आप इसको अपनी नोटबुक पे उतार के रखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोटबुक पे रखो, देखने से कुछ नहीं होगा, ये साथ साथ आपको लिखना पड़ेगा। अपवर्ड मोशन, देखो बेटा, मैं एज्यूम करूंगा कि मेरा जो प्रोजेक्टाइल है मैंने यहां से लॉन्च किया विद द इनिशियल वेलोसिटी u ऊपर की ओर, तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे जब जाएगा ऑब्वियसली इसका वेलोसिटी 0 होगा, वर्टिकल प्रोजेक्शन है। लेट अस सपोज ये किस मैक्सिमम हाइट तक गया h, और इसको जाने में कितना टाइम लगा tr, टाइम ऑफ राइज, टाइम टेकन टू गो टू द हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज tr, टाइम ऑफ राइज। ओके बेटा, ओके बेटा, मगर देखो जी, मैं आपको बोलूंगा कि इस प्रोजेक्टाइल पे इस केस में कितने फोर्सेस होंगे? आप बोलोगे सर 2, एक तो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स mg, और डाउनवर्ड रेजिस्टिव फोर्स भी होगा, क्योंकि हमें रेजिस्टिव फोर्स को कंसिडर करना है। अब आप बोलोगे सर ठीक है, डाउनवर्ड ही क्यों रेजिस्टिव फोर्स होगा? मैं बोलूंगा भैया, रेजिस्टिव फोर्स इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑलवेज। इफ द बॉडी इज गोइंग अपवर्ड्स, रेजिस्टिव फोर्स इज डाउनवर्ड्स। वो रेजिस्टिव फोर्स में मानूंगा F। ध्यान से देखो बेटा, एक्चुअल में अगर ये रेजिस्टिव फोर्स की बात करें, ये वेरिएबल होता है एक्चुअल में, मगर टू कीप द थिंग सिंपल वी विल एज्यूम दैट द रेजिस्टिव फोर्स इज अ कांस्टेंट। तो मतलब अब इस बॉडी पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं, mg और F। ठीक है ना बेटा? तो मैं पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन लिखना चाहता हूं, नेट, दोनों की वजह से नेट एक्सेलरेशन। तो मैं लिखूंगा ऐसे बेटा, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देखो ग्रेविटी की वजह से आएगा g, और रेजिस्टिव फोर्स की वजह से मानते हैं a, तो वो प्लस करेंगे a, क्योंकि दोनों डाउनवर्ड्स है, तो नेट एक्सेलरेशन g प्लस a। लेकिन ओवरऑल ये नेगेटिव है। आप बोलोगे सर ये क्या लिखा आपने, ओवरऑल क्यों नेगेटिव है? भाई मैं साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूं, अपवर्ड्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स नेगेटिव। तो यहां दोनों डाउनवर्ड्स है ना, तो असल में एक्सेलरेशन है -g माइनस a, तो आएगा -g माइनस a, माइनस कॉमन निकाल के g प्लस a बनता है। तो दिस इज द नेट एक्सेलरेशन इन दिस केस। सही बात है, बहुत बढ़िया। अब देखो अब मैं इक्वेशन यूज करूंगा, v इज इक्वल टू u प्लस at। मैं इक्वेशन यूज करूंगा v इज इक्वल टू u प्लस a, t के बदले लिखूंगा tr, टाइम ऑफ राइज। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी हियर? 0 इज इक्वल टू, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? u। व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन? यहां ये जो a है ना, इट इज द नेट एक्सेलरेशन, वो कितना है बेटा? माइनस, शाबाश, g प्लस a इंटू टाइम कितना लगा? tr। ये याद रखो, ये नेट एक्सेलरेशन है। सही बात है। अब मुझे आप बताओ बेटा जी, टाइम ऑफ राइज किसके बराबर? tr, टाइम ऑफ राइज इज इक्वल टू, इसको इधर लेंगे, 1 का 2, 2 का 4, तो ये बनेगा u बाई g प्लस a। इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो टाइम ऑफ राइज मुझे कितना मिला? u बाई g प्लस a। सही बात है यार, ऐसा ही होना चाहिए था। देखो अगर आपको टाइम ऑफ राइज का इक्वेशन याद होता, टाइम ऑफ राइज का इक्वेशन होता है u बाई g, लेकिन यहां क्या हुआ? यहां रिटार्डेशन g थोड़ी ना है, g को प्लस भी तो समथिंग था, तो इसलिए आया g प्लस a। ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने आपको प्रूफ दिया। अगला इक्वेशन मैं यूज करना चाहता हूं, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो बेटा, मैं अब यहां से लेकर यहां तक यूज करूंगा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। ठीक है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से लेकर यहां तक? h, तो लिखेंगे h, मगर प्लस h। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। इज इक्वल टू u t के बदले tr, u पॉजिटिव है, टाइम कितना लगा? tr, फिर प्लस 1/2 ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज माइनस g प्लस a, तो आई विल राइट माइनस g प्लस a।
इंटू टी स्क्वायर के बदले टी आर स्क्वायर। मैंने कौन सा इक्वेशन यूज किया बेटा? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर विद साइन कन्वेंशंस, एज्यूमिंग अपवर्ड टू बी पॉजिटिव, डाउनवर्ड टू बी नेगेटिव। सही बात है। तो यहां मुझे इक्वेशन क्या मिला? एच इज इक्वल टू यू टी आर माइनस शाबाश जी प्लस ए बाई टू टी आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको भी मैं रखूंगा डब्बे में। ये आपको बेटा जी अपनी नोटबुक पे होनी चाहिए, क्योंकि मुझे यही इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो अपवर्ड मोशन में मैंने दो इक्वेशंस निकाली, टाइम ऑफ राइज का इक्वेशन निकाला और h इज इक्वल टू दिस। अब मुझे किसके साथ कंपेयर करना है इसको? टाइम ऑफ फॉल के साथ, क्योंकि इक्वेशन में है ना, यू हैव टू कंपेयर द टाइम ऑफ राइज विद द टाइम ऑफ फॉल। नाउ आई विल कंपेयर इट विद द टाइम ऑफ फॉल। ओके, लेकिन ये मुझे चाहिए बाद में, इसलिए मैं इसको सही सलामत रखूंगा। प्लीज कोऑपरेट हियर। इसको मैं सही सलामत रखूंगा क्योंकि ये मुझे बाद में चाहिए। इसको हम रखेंगे अपने गोल में ऐसे, फिर इसको हम करेंगे छोटा। वेरी नाइस। अब इसको मैं रखूंगा इधर पे क्योंकि ये मुझे बाद में चाहिए। चलो जी, अब जाते हैं हम डाउनवर्ड मोशन। देखो बेटा, इसी पार्टिकल का अगर हम अब डाउनवर्ड मोशन स्टडी करें, जब ये वापस आएगा, पार्टिकल जब वापस आएगा, वापस आते आते फिर से कितना डिस्टेंस कवर करेगा? h डिस्प्लेसमेंट। वापस आते आते h है, टोटल 0 है। मैं वापस आते आते h बोल रहा हूं, ठीक है ना बेटा? लेकिन अब इनिशियल वेलोसिटी क्या मानोगे आप? 0। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट से वापस आ रहा है। वेरी नाइस। जरा आप डाउनवर्ड जर्नी के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखेंगे, देखते हैं क्या बनेगा इक्वेशन। हम लिखेंगे ऐसे, अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट आएगा माइनस h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0, तो लिखेंगे 0 प्लस 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 1/2 ऑफ नेट एक्सेलरेशन, इधर लिखेंगे नेट एक्सेलरेशन इनटू टाइम ऑफ फॉल का स्क्वायर। h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ ए स्क्वायर। मैंने ए के बदले नेट एक्सेलरेशन लिखा, फिर टाइम ऑफ फॉल का स्क्वायर, क्योंकि नीचे आने में जो इसको टाइम लगेगा वही तो होता है टाइम ऑफ फॉल। अच्छा जी, तो आंसर आएगा बेटा माइनस h इज इक्वल टू 1/2 ऑफ। अब देखना है ना ये नेट एक्सेलरेशन कितनी है डाउनवर्ड जर्नी के लिए। देख बेटा, डाउनवर्ड जर्नी अगर मैं मानूं ग्रेविटी की वजह से g डाउनवर्ड्स, लेकिन अब रेजिस्टिव फोर्स लगेगा अपवर्ड्स। क्यों अपवर्ड्स लगेगा? क्योंकि मैंने बोला रेजिस्टिव फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर बॉडी नीचे आ रहा है तो रेजिस्टिव फोर्स अपवर्ड लगेगा, उसकी वजह से ऊपर की ओर एक्सेलरेशन आएगा a। तो अब ये किस नेट एक्सेलरेशन से फॉल होगा? g माइनस a। तो हम लिखेंगे यहां नेट एक्सेलरेशन के बजाय लिखेंगे इधर g माइनस a, मगर -7 में। -7 में बताओ क्यों? क्योंकि नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। कोई भी चीज डाउनवर्ड होती है तो हम इसको नेगेटिव मानते हैं। तो दो चीजें देखो, पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन है g माइनस a, क्योंकि अपोजिट टू ईच अदर है तो g माइनस a, मगर मैंने लिखा माइनस g माइनस a। माइनस क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड है। तो अब इधर आएगा बेटा टाइम ऑफ फॉल का स्क्वायर। अब ये माइनस और माइनस गया तो आंसर क्या आया? h इज इक्वल टू g माइनस a बाई 2 इंटू टाइम ऑफ फॉल का स्क्वायर। ये हमें बना इक्वेशन नंबर 3। ये हमें बना बेटा इक्वेशन नंबर 3। ये आपको अपनी नोटबुक पे कॉपी करना है। सही बात है। अब मुझे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 चाहिए। इनको मुझे सॉल्व करके रिलेशन निकालना है बिटवीन टाइम ऑफ राइज एंड टाइम ऑफ फॉल। तो मैं इसको भी करूंगा सिलेक्ट, क्योंकि ये भी मुझे चाहिए अपने क्वेश्चन में, मुझे ये भी चाहिए। ये देखो, ये हो गया सिलेक्ट। इसको करेंगे छोटा और रखेंगे इधर। ये हो गया अपना। देखो अब मेरे पास कितनी इक्वेशंस है? 1, 2 एंड 3। सही बात है। अब आप देखो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इक्वेट हो सकती है, क्योंकि इक्वेशन 2 में भी हाइट है, इक्वेशन 3 में भी हाइट है। आप नोटबुक चेक करो बेटा,
इक्वेशन 2 में जो हाइट है वो कितनी है? u tr माइनस g प्लस a बाई 2 tr स्क्वायर, ये हाइट है इक्वेशन 2 में, इज इक्वल टू इक्वेशन 3 में हाइट कितना है? g माइनस a बाई 2 tf स्क्वायर। सही बात है। तो ये हो गया जी अपना इक्वेशन। ये देखो क्या किया हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को इक्वेट किया। इक्वेशन 2 में भी हाइट है, इक्वेशन 3 में भी हाइट है, दोनों हाइट्स को इक्वेट करके हमें ये आंसर मिला। अब हम बेटा जी u को सबस्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हमें अपने आंसर में u थोड़ी ना चाहिए, हम u को सबस्टिट्यूट करेंगे। u को सबस्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 से। अपनी नोटबुक पे देखो, अगर मैं u को सबस्टिट्यूट करूं इक्वेशन 1 से तो u किसके बराबर आएगा? tr इंटू जी प्लस ए। तो हम u के बदले लिखेंगे tr इंटू जी प्लस ए, मल्टीप्लाई बाय हो गया अपना tr। u के बदले क्या लिखा? tr इंटू जी प्लस ए। यू के बदले क्या लिखा? tr इंटू जी प्लस ए इंटू tr माइनस करेंगे बेटा g प्लस ए बाई 2 इंटू tr स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर बताओ, g माइनस ए बाई 2 इंटू tf का स्क्वायर। सही बात है। अच्छा जी, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने नोटबुक पे लिख रहे हो ये सारी चीजें, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चंस आगे जाकर के बेटा सॉल्व होंगे। अब इसको भी हम बनाएंगे छोटा और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक बेटा, देख क्या करेंगे हम, देख क्या, हम tr इंटू tr हो गया जी tr स्क्वायर, ये 2 इंटू जी प्लस ए, तो हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू जी प्लस ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू जी प्लस ए tr स्क्वायर, 2 इंटू जी प्लस ए tr स्क्वायर माइनस g प्लस ए tr स्क्वायर, g प्लस ए tr स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2। एलसीएम निकाला क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 2 इंटू दिस माइनस दिस डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू बेटा जी g माइनस ए बाई 2, आगे बोलो, tf स्क्वायर। सही बात है। अच्छा यार, बहुत कुछ करना पड़ेगा, 2 2 होगा कैंसल। अच्छा, अब यहां पे देखो, ट्वाइस जी प्लस ए tr स्क्वायर माइनस जी प्लस ए tr स्क्वायर, ये क्या आएगा? ये आएगा g प्लस ए tr स्क्वायर, 2 से 1 को माइनस करोगे तो 1 बनेगा, इज इक्वल टू बेटा जी g माइनस ए tf स्क्वायर। ठीक है ना। अब रेशियो आप निकालो, जरा रेशियो निकालो, tr स्क्वायर बाय, शाबाश, tf स्क्वायर इज इक्वल टू tr स्क्वायर बाय tf स्क्वायर इज इक्वल टू g माइनस ए डिवाइडेड बाय g प्लस ए। ये देखो, तो हम बोल सकते हैं बेटा tr बाई tf इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g माइनस ए बाई g प्लस ए। दिस इज द एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ राइज एंड टाइम ऑफ फॉल। द एग्जैक्ट रिलेशन ये है। तो ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में 2018 से पहले पूछा गया है। अब ये पूछेंगे या नहीं पूछेंगे आई डोंट नो। वैसे आजकल के पेपर्स इजी होते हैं, आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपको एग्जैक्ट रिलेशन पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर पूछा तो हमने किया। अब हम इसका थोड़ा मतलब समझते हैं। अगर आप बोलते हो कि tr बाई tf इज इक्वल टू g माइनस ए बाई g प्लस ए, इसका मतलब डिनोमिनेटर कम है, सॉरी न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, कम बाई ज्यादा इज ऑलवेज लेस देन 1। तो मतलब ये जो रेशियो है tr बाई tf, ऊपर कम नीचे ज्यादा, ऊपर माइनस हुआ नीचे प्लस हुआ, कम बाई ज्यादा हमेशा लेस देन 1 होता है। तो मैं लिख सकता हूं tr बाई tf इज लेस देन 1। इसका मतलब tr इज लेस देन tf। ये देखो, इसको इधर ले जाओ, मतलब टाइम ऑफ राइज टाइम ऑफ फॉल से कम है। तो बॉडी जब ऊपर जाएगी इट विल टेक लेस टाइम देन व्हाट इट टेक्स टू कम डाउन। जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा टाइम ऑफ राइज, वो कम होगा किससे? टाइम ऑफ फॉल से।
इक्वेशन बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। तो ये हमने मैथमेटिकली प्रूव किया। अब आप इसको याद रख सकते हो एज अ रिजल्ट कि जब आप एक बॉडी को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करोगे, अगर आप एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर करोगे टू बी कांस्टेंट, तो क्या होगा? टाइम ऑफ राइज टाइम ऑफ फॉल से कम होगा। ठीक है बेटा, वेरी नाइस। तो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन जिसका मैंने आपको बेटा प्रूफ भी दिया। तो इसको मैं और भी बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन अब मैं चुप ही करूंगा, मैं बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि ये ज्यादा ड्रैग होगा। नाउ वी विल गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। इससे पहले हमने देखा कि एयर रेजिस्टेंस को अगर हम कंसिडर करेंगे तो टाइम ऑफ राइज और टाइम ऑफ फॉल को क्या होगा। लेकिन ये वाले क्वेश्चन में हमें बोलना है अगर हम एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर करेंगे तो रेंज और मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल को क्या होगा। देखो बेटा क्वेश्चन देखो, इन प्रोजेक्टाइल मोशन इफ एयर रेजिस्टेंस इज टेकन इनटू कंसिडरेशन देन, एयर रेजिस्टेंस को अगर आप कंसिडर करोगे तो क्या होगा, मगर ओब्लिक प्रोजेक्शन में, क्योंकि मैक्सिमम हाइट एंड रेंज आर डिफाइंड फॉर ओब्लिक प्रोजेक्शन। ओके देखो बेटा, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। मैं इसको मैथमेटिकली नहीं करूंगा, अब मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, करेंगे तो लंबा जाएगा। हम थोड़ा कॉन्सेप्ट को ही यूज करेंगे, थोड़ा आसान सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको देना चाहता हूं। ओके देखो, अगर हमने किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया ना ओब्लिक, ओब्लिक मतलब क्या होता है, किसी एंगल पे, तो इस वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट होंगे? दो। एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, दूसरा होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। होगा कि नहीं? तो मैं मान सकता हूं ओब्लिक प्रोजेक्शन में प्रोजेक्टाइल क्या कर रहा होता है, फॉरवर्ड मोशन भी वर्टिकल मोशन भी, या हॉरिजॉन्टल मोशन भी वर्टिकल मोशन भी। ये तो आपको पता होगा, है ना। अब जो ड्रैग है, ड्रैग भी तो दो होंगे, ड्रैग भी तो दो होंगे बेटा। एक ड्रैग अपोज करेगा, ड्रैग मतलब रेजिस्टिव फोर्स, एयर रेजिस्टेंस। एक ड्रैग अपोज करेगा किसको? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को। दूसरा ड्रैग अपोज करेगा किसको? वर्टिकल कंपोनेंट को। तो ड्रैग के दो कंपोनेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल ड्रैग एंड वर्टिकल ड्रैग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो यहां देखो, मैंने आपको बोला था कि ड्रैग अपोजेस द मोशन। अगर हम बोलते हैं कि ड्रैग अपोजेस द मोशन, मतलब इट विल अपोज एवरी कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। ड्रैग विल अपोज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज वेल एज द वर्टिकल कंपोनेंट। सही बात है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को भी अपोज करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट को भी अपोज करेगा। सही बात है। अब मैं देखना चाहता हूं कि रेंज को क्या होगा, रेंज को क्या होगा। देखो बेटा, जरा मुझे आप बताएंगे कि जो रेंज होता है प्रोजेक्टाइल का, जो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है, वो किस वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे। ये तो पता होना चाहिए, ये तो पढ़ा है आपने। हॉरिजॉन्टल रेंज डिपेंड्स ओनली ऑन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, है ना। अब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये ड्रैग की वजह से विद टाइम क्या होगा? कम, क्योंकि अपोज कर रहा है इसको, है ना। तो इसका मतलब रेंज क्या होगा? कम होगा। सो इन प्रेजेंस ऑफ एन एयर ड्रैग द रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। तो आप ये मान के चलो, ड्रैग के बगैर, रेजिस्टेंस के बगैर अगर रेंज 400 मीटर का था, अब 400 मीटर का नहीं होगा, अब 400 मीटर से कम होगा, क्योंकि आप एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर कर रहे हैं। तो ये मान के चलो कि ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टली आगे दौड़ने की कोशिश कर रहा है, मगर कोई इसको पीछे वापस खींच रहा है। दैट विल डिक्रीज द रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब आते हैं मैक्सिमम हाइट पे, है ना बेटा। अच्छा जी, यहां आप देखोगे, अब पार्टिकल के पास दो वर्टिकल एक्सेलरेशन है। एक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, डाउनवर्ड्स, जो हमेशा होगा मोशन अंडर ग्रेविटी में, और ड्रैग की वजह से भी एक और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा जो इसको अब ऐड होगा। तो इसका मतलब ओवरऑल वर्टिकल एक्सेलरेशन इसमें बढ़ गया। अब जी प्लस ए आया, है ना। ये इससे पहले भी तो मैंने समझाया था। अच्छा जी, तो आपको पता है कि एच मैक्सिमम होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। अब ये जी बढ़ गया क्योंकि इसको प्लस ए हुआ। अगर जी को प्लस ए हुआ तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा? डिक्रीज। तो याद रखो बेटा जी,
अगर रिटार्डेशन बढ़ गया तो मैक्सिमम हाइट कम होगा। तो मतलब यह है कि अगर आप एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर करोगे, रेंज भी कम होगा, मैक्सिमम हाइट भी कम होगा। समझ में आई बात? तो ये चीज को आप बेटा दिमाग में रखोगे। इफ यू कंसिडर द एयर रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ राइज एंड टाइम ऑफ फॉल, एंड व्हाट विल हैपन टू द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, बोथ डिक्रीज। तो आप इस ऑप्शन में देखो, ऑप्शंस देखो। प्रोजेक्टाइल वुड डिविएट फ्रॉम इट्स आइडियलाइज्ड पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी, यस, क्योंकि जो ये ट्रेजेक्टरी फॉलो करता विदाउट रेजिस्टेंस, अब ये वैसा फॉलो नहीं करेगा, तो ये सही बात है। रेंज वुड बी लेस देन दैट इन एब्सेंस ऑफ एयर, यस, रेंज कम हो रहा है, ये भी ठीक है। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड वुड बी ग्रेटर, नो 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 नो, इट विल नॉट बी ग्रेटर, इट विल बी लेसर। दैट मीन्स द आंसर इज डी पार्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ये हो गया जी इस सवाल का जवाब। समझ में आ रहा है? तो ये दो क्वेश्चंस थोड़े से टफ थे, लेकिन बेटा एनसीईआरटी में ये है, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लीज गो थ्रू देम थॉरोली, यू विल अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ फिजिक्स, लॉट ऑफ इक्वेशंस। सही बात है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहां पर बनाना चाहता हूं इसी कॉन्सेप्ट पे, खुद देखो, खुद, क्योंकि भाई देखो एग्जामिनर बहुत खतरनाक होता है यार। एग्जामिनर को आपके कॉन्सेप्ट चेक करने होंगे ना, वो तगड़ा तगड़ा सवाल बनाएगा इसी चीज पे, और आपको समझ भी नहीं आएगा कि हमने पढ़ा है। ठीक है, मैं भी एक तगड़ा सवाल बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने माना कि मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है जो मैंने लॉन्च किया था फ्रॉम द ग्राउंड, ओब्लिक प्रोजेक्शन, तो दिस वाज द रेंज, दिस इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विदाउट एयर रेजिस्टेंस, या दिस इज द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, बट मैं एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं कर रहा हूं। सही बात है? तो इसको मैं लिखूंगा, इट इज, शाबाश, विदाउट ड्रैग, आइडियल सिचुएशन। अब आप एज्यूम करो कि ड्रैग है, ड्रैग है, अब आप एज्यूम करो कि ड्रैग है, तो इन प्रेजेंस ऑफ ड्रैग में दो पाथ्स बनाऊंगा, आपको बोलना है दोनों में से कौन सा ठीक होगा। एक पाथ ये है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्रैग, पहले रेड के साथ मर्ज हो गया, फिर ये, तो ये पाथ है, इसको हम बोलेंगे ए बी सी, ये नॉर्मल पाथ था विदाउट ड्रैग, इसको बोलेंगे ए बी डी, ये पाथ है कीपिंग इन व्यू द एयर रेजिस्टेंस। और तीसरा पाथ मैं ऐसे बनाऊंगा, चलो इस पेन से बनाते हैं, आपका फेवरेट कलर, ये है तीसरा पार्ट, ए सी ई। मुझे आप सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा जी, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर करेंगे तो कौन सा पार्ट ठीक होगा? ए बी डी ठीक होगा कि ए सी ई ठीक होगा? विदाउट ड्रैग ये पाथ है, विद ड्रैग कौन सा पाथ होगा, ये आपका सवाल है। देखो बेटा, अगर आप देखोगे ना ए बी डी, पाथ ए बी डी कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट कम नहीं हुआ है, सिर्फ रेंज कम हुआ है, मतलब ये पाथ पॉसिबल नहीं है। अब पाथ ए सी डी, या सॉरी ए सी ई बोल रहा है मैक्सिमम हाइट भी कम हुआ है और बेटे जी रेंज भी कम हुआ है, मतलब ये सही पाथ है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा इन प्रेजेंस ऑफ एयर ड्रैग दोनों चीजें कम होगी, रेंज भी कम होगा, मैक्सिमम हाइट भी कम होगा। सही बात है? आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिस इज एन इजी क्वेश्चन, बहुत आसान सा सवाल है बेटा। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ इतना 31.4 on a circular track of radius 60 meters, the average velocity for half revolution। याद रखो बेटा, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। देखो, हाफ रेवोल्यूशन मतलब आधा रेवोल्यूशन, अगर आधा रेवोल्यूशन है तो सेमी सर्कल बनेगा। अगर ये हो गया जी आपका स्टार्टिंग पॉइंट ए, ये हो गया जी आपका स्टार्टिंग पॉइंट बी, आप जा रहे हो विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, या सॉरी कांस्टेंट स्पीड, कितना 31.4, और जो रेडियस है वो कितना दिया है बेटा जी, आर दिया है बेटा 60 मीटर्स।
आपको बोला गया है कि जब पार्टिकल ए से बी जाएगा हमें डिस्प्लेसमेंट बताओ, सॉरी एवरेज, क्या बोला है, वेलोसिटी, हाँ एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा हम सीधा सीधा लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। आसान सा सवाल है, अगर आपको ये भी नहीं आता है तो बेटा गड़बड़ है फिर। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल, दिस इज द एक्चुअल पाथ, ये डिस्टेंस है, हमें डिस्प्लेसमेंट बोलना है, स्ट्रेट लाइन लगा दो वो तो डायमीटर बनेगा, इसका मतलब बेटा जी डिस्प्लेसमेंट है ट्वाइस आर, यहां से लेकर यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो ट्वाइस आर है, स्ट्रेट लाइन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। सर कितना टाइम इसको लगता है यहां से यहां तक जाने में, हम बोलेंगे सर टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो कितना डिस्टेंस इसने, सॉरी टाइम होता है, यस डिस्टेंस बाय स्पीड, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया जब ए से बी गया, ए से बी गया तो डिस्टेंस कवर किया बेटा जी पाई आर, क्योंकि सेमी सर्कल है, डिस्टेंस बाय स्पीड कितना है v, तो हम लिखेंगे v, आर आर हो गया जी कैंसल, आंसर आएगा 2v बाई पाई, तो मतलब इसका एवरेज वेलोसिटी है 2v बाई पाई। जरा इसको सॉल्व करेंगे, इट इज 2, व्हाट इज v, 31.4, इज 31.4 डिवाइडेड बाई पाई। अब आपको पता है कि पाई होता है 3.14, तो मैं इधर क्या कर सकता हूं, 31.4 को मैं लिखूंगा पाई इंटू 10, पाई है 3.14, 3.14 को मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 31.4 मिलेगा, डिवाइड करेंगे बेटा जी पाई, पाई पाई हुआ कैंसल, तो आंसर आएगा 2 10 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये है इसका आंसर 20 मीटर्स पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी इज 20 मीटर्स पर सेकेंड। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये आपने किए होते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा टाइम नहीं दिया, तो छोड़ते हैं इसको, चलते हैं अपने अगले सवाल पे। देखो बेटा चलते हैं अपने अगले सवाल पे। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन ऑफ कांस्टेंट रेडियस, आपको बोलना है चार में से कौन सा ठीक है। अगर कोई चीज कौन सा मोशन कर रहा है बेटा, अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आपको बोलना है इसके एक्सेलरेशन के बारे में, देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। जरा पहला स्टेटमेंट देखेंगे, इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, बोलता है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होगा। गलत बात है, गलत बात है बेटा। एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर तब होगा जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, मगर इसने क्या बोला है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, मगर इसने बोला है ना ऊपर एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन, इसने तो बोला ही नहीं है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर क्वेश्चन में होता एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तब ये ठीक था, इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तब ये ठीक था। मगर इसने मत बोला है यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, इसने बोला है सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर सर्कुलर मोशन है तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर हो भी सकता है, टुवर्ड्स द सेंटर नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अगर सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है तब हमेशा एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स द सेंटर, अगर सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तब जरूरी नहीं है कि नेट एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगा, तब ये किसी एंगल पे भी हो सकता है नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन नंबर 2 मे नॉट बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, यस ये ठीक है, मैं तो यही बोल रहा था, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मे बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, ये भी ठीक है, मे बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ मोशन इज यूनिफॉर्मली सर्कुलर, तो ये भी ठीक है। तो डी पार्ट क्या है बेटा, बोथ बी एंड सी, द आंसर इज बोथ बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन से आप बेटा क्या सीखे,
इस क्वेश्चन से आप ये सीखे कि जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर टुवर्ड्स द सेंटर है, नेट एक्सेलरेशन अगर टुवर्ड्स द सेंटर है, तो मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर नेट एक्सेलरेशन एट एन एंगल है, तो मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है बेटा, आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगला सवाल है बेटा, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। गलत बात है, क्योंकि सर्कुलर मोशन है, वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी चेंज हुआ, गलत बात। इस पे मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगा। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, गलत बात है, क्योंकि बेटा जी जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा वो भी यूनिफॉर्म, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स, तो डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो इसने बोला एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, गलत बात। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, गलत बात। अब देख रहे हो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ही है, मगर चेंज तो हो रहा है, यहां डाउनवर्ड है या लेफ्टवर्ड है या अपवर्ड है, गलत बात है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, ये सही है। तो याद रखो बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का स्पीड कांस्टेंट रहता है, ये बेटा याद रखो, बाकी सब चेंज होता है। अगला सवाल, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ओके। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो पार्टिकल के पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है AC, ये किस वजह से है? ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ओनली, गलत बात है, क्योंकि भाई ये कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होता ही नहीं है, गलत बात। ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ओनली, यस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चेंज हो रहा है? Only the direction of the velocity changes. Magnitude of velocity remains constant. Only the direction of the velocity changes, and due to the change in direction of the velocity, we can say we have a centripetal acceleration. तो ये ठीक है। Due to change in both magnitude and direction, गलत बात, क्योंकि भैया magnitude of velocity change होता ही नहीं है। नाइदर, ये तो आएगा ही नहीं, द आंसर इज बी पार्ट। तो बेटा जी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होता नहीं है, ये आपको पता है। ठीक है बेटा, अगला, तो ये क्वेश्चन बेटा लास्ट क्वेश्चन है मोशन इन अ प्लेन का, लेकिन ये क्वेश्चन बेटा सबसे तगड़ा क्वेश्चन है, आया है एग्जाम में, आया है, और इससे आप बहुत सारी फिजिक्स सीख सकते हो। देखो बेटा, देयर इज अ साइक्लिस्ट, ये मैंने साइक्लिस्ट बनाया है पॉइंट ऑब्जेक्ट, राइडिंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। मैंने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है, 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड ही पहले खत्म करते हैं, 5/18, 18 1 जा, 18 2 जा, 5 2 जा 10, तो 36 किलोमीटर पर आवर के बदले मैंने कितना वेलोसिटी रखा? 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो पार्टिकल सर्कल में जा रहा है, इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। सर्कुलर रोड जिसका रेडियस है 100 मीटर, ये देखो बेटा रेडियस 100 मीटर है। अच्छा, पहले ये चीज, अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, जो 10 रहेगा या नहीं रहेगा वो मुझे नहीं पता, मुझे आप इस टाइम पे बोलो, इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। मुझे बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, क्योंकि सर्कल में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा। बताओ बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आप बोलोगे सर यहां तक कोई मसला नहीं है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v²/r। व्हाट इज v? 10, 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई व्हाट इज रेडियस? 100, इट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिलहाल मैंने पार्टिकल का इस पॉइंट पे सिर्फ देखा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना है, तो अगर इस पार्टिकल का इस पॉइंट पे स्पीड इतना है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ना v²/r।
तो वही मैंने यूज किया v स्क्वायर बाय r। मुझे पता चल रहा है कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अब इस एक्सेलरेशन से क्या होगा, याद करो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द, इसकी वजह से ये घूम रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से घूम रहा है। कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं। देखो फिर क्या हुआ, ही अप्लाइज ब्रेक्स। अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया, इसने तो ब्रेक मारी। जब ये ब्रेक मारेगा क्या इसका स्पीड अब 10 मीटर पर सेकेंड होगा? नहीं होगा, अब ये डिक्रीज होगी ना वेलोसिटी। तो मतलब इस सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल का स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसका स्पीड था 10 मीटर पर सेकेंड, इसने लगाई ब्रेक। अगर ब्रेक लगाई तो क्या बोलता है फिर, एंड रिड्यूसेस हिज स्पीड। सही बात है, ब्रेक लगा के स्पीड बढ़ेगा, थोड़ी कम हो रहा है। एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 0.75 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। मतलब इसका स्पीड एक सेकेंड में कितना कम हो रहा है, 0.75 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये पार्टिकल की क्या है, रिटार्डेशन। तो हाउ मच इज द रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल, 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एग्जामिनर ने दिया है। अगर मुझे ये रिटार्डेशन बनाना है, याद करो मेरा लेक्चर नंबर 1, रिटार्डेशन बनाना है तो हमेशा वेलोसिटी को अपोजिट बनाओ। ये हो गया आपका रिटार्डेशन। कितना है ये रिटार्डेशन, 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को मैं बोलूंगा ये टेंजेंशियल रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन ही टेंजेंशियल रिटार्डेशन, क्योंकि अलोंग द टेंजेंट बना ना। अलोंग द टेंजेंट क्यों बना, क्योंकि स्पीड को अपोजिट होना चाहिए, वेलोसिटी को अपोजिट होना चाहिए। तो इसको आप रिटार्डेशन भी कह सकते हो या टेंजेंशियल रिटार्डेशन भी कह सकते हो। तो कितना है टेंजेंशियल रिटार्डेशन, 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको माइनस भी रख सकते हो, कोई बात नहीं यार, चलो माइनस भी रख दो। माइनस मतलब अपोजिट टू वेलोसिटी है, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां, टेंजेंशियल रिटार्डेशन जो है वो बैकवर्ड है, 0.75 इज 3/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। आप देखो बेटा, ये पार्टिकल के पास कितनी वेलोसिटीज है, सॉरी ये पार्टिकल के पास कितनी एक्सेलरेशंस है, 2। टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से ये घूम रहा है, और टेंजेंशियल रिटार्डेशन 0.75 जिसकी वजह से स्पीड कम हो रहा है। तो मतलब इस साइक्लिस्ट का घूमते घूमते स्पीड कम होगा और किसी जगह ये रुक जाएगा। मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, क्योंकि स्पीड कम हो रहा है। ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। सही बात है ना, नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, जब दो एक्सेलरेशन होंगी, सेंट्रीपिटल भी टेंजेंशियल भी। अच्छा मुझे आप खुदा के लिए बताओ बेटा जी, खुदा के लिए मुझे बताओ, वायर विल बी द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। अगर ये एक कंपोनेंट है सेंट्रीपिटल, ये दूसरा कंपोनेंट है टेंजेंशियल, इन दो का रिजल्टेंट यहां से आएगा। ये है आपका नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। ये देखो, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन। क्या नेट एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है? नहीं है। यही तो मैंने बोला था कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में कि जब पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो जरूरी नहीं है नेट एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर हो। नेट एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक टुवर्ड्स द सेंटर होगा, दूसरा टेंजेंशियल होगा। अब एग्जामिनर ने हमें बोला है क्या, द एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं ये वाला एंगल निकालना चाहता हूं, थीटा। बताओ बेटी, क्या मैं ये tan थीटा निकाल सकता हूं आराम से? मैं बोलूंगा भैया जी tan थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, जिसके साथ एंगल होता है वो बेस माना जाता है, तो ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो tan थीटा इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हाउ मच इज द
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 1 बाय हाउ मच इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 3/4, देखेंगे 3/4, इसका मतलब हुआ बेटा जी tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, इसका मतलब हुआ बेटा जी थीटा इज इक्वल टू 4/3। अच्छा 4/3 नहीं पता, इधर देखते हैं जल्दी 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 जल्दी, 3 4 5 5 3 53, तो tan अगर 4/3 करना है, 4/3 परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका मतलब थीटा इज 53। ये हमें पता है कैसे आता है, सही बात है। 3 4 5, यहां tan थीटा 4/3 है, अगर 4/3 है तो थीटा 53 होना चाहिए, तो मैंने लिखा थीटा इज इक्वल टू, मगर ये थीटा 53 है, ये थीटा 53 है। हमें बोला गया है व्हाट इज द एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन, दिस इज द वेलोसिटी, दैट मींस हमें ये एंगल निकालना है, इसको मैं मार्क करूंगा ये वाला कलर, हमें ये वाला एंगल निकालना था, एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, तो ये आएगा 180 माइनस शाबाश 53। हाउ मच इज 180 माइनस 53? इज 127 डिग्रीज, दैट इज द आंसर। तो ये मोशन इन ए प्लेन का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बेटा रिवाइज हो गए। तो हमने खत्म किया मोशन इन 1D, हमने खत्म किया मोशन इन 2D, रिलेटिव मोशन भी रेडी है, रिलेटिव मोशन भी रेडी है, मगर मैं उसको इसके साथ नहीं जोड़ना चाहता। क्यों? क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हुआ, इसको बेटा मुझे अपलोड करने में बहुत दिक्कत होता है। आप ये देखो, इसके इमीडिएटली बाद में 2D भी डाल दूंगा, दैट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड। बेटा आज शब है, तो प्लीज मेरे लिए दुआ करो, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए यार, मुझे आपसे ढेर सारी दुआएं चाहिए, आपका ढेर सारा प्यार चाहिए बेटा। प्लीज रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। गॉड ब्लेस यू।